जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं एक और प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों के साथ। और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। बाकी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जीएस की ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आपको सारे एग्ज़ाम में इससे बहुत हेल्प होने वाली है। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लड़के कह रहे हैं भैया नोटिफिकेशन नहीं आया, भर्ती नहीं आई, क्या करें, मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो भाई देखो, एक बात आपसे क्लियर कर दें, मेरा जो अनुभव है, हमेशा तैयारी एग्ज़ाम से पहले, मतलब नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करो कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें फिर इसके बाद तैयारी शुरू करें जब नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, तैयारी हमेशा एग्ज़ाम के पहले ही होती है। इसलिए अभी आपका पास एक जो टाइम है ना, जो आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। एक एक दिन, एक एक घंटे आपके लिए कीमती है। तो ज़्यादा दुनियादारी की चीज़ें ना सोचते हुए अभी से परीक्षा में और अपनी पढ़ाई में, तैयारी में लग जाइए। आप अपने आप को उस लेवल तक लेके जाइए कि अगर आपकी परीक्षा कल ही हो जाए या आपको कल ही एग्ज़ाम देने को मिल जाए तो आप उसमें अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और हमारे सेशन का आज का पहला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तुगलक वंश, यहाँ पे आज तुम्हें दिल्ली सल्तनत के ये वंश दिया है, तुगलक वंश, सब क्लियर कर देंगे कौन सा वंश है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये मध्यकालीन भारत से पूछा गया प्रश्न है और दिल्ली सल्तनत का। तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत का वंश है। किसका? दिल्ली, ये जो तुगलक वंश है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। और दिल्ली सल्तनत पे 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने? 5 राजवंश। कौन कौन से 5 राजवंश थे? नोट करना, ये क्रम भी पूछते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। सबसे पहले था गुलाम वंश, गुलाम वंश। इसके बाद आया खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तीसरे नंबर पे आए तुगलक। तीसरे नंबर पे कौन आया? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद आए चौथे नंबर पे सैयद, सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद 5वें नंबर पे आया था लोधी वंश, लोधी वंश। ये 5 राजवंशों ने शासन किया। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। इसको बाबर ने, इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ध्यान रखना, 1526। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। हमारा प्रश्न है कि तुगलक वंश के बाद, हमारा प्रश्न ये क्या पूछ रहा है हमसे, तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन आया? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सैयद वंश। ये क्रम याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश। ध्यान रखना, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? तो तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कुछ घास के मैदान बता देता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। एक तो है सवाना, दूसरा है स्टेपीज, स्टेपीज, फिर है प्रेयरी, प्रेयरी, फिर कंपाज, कंपाज, पंपाज। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, घास के मैदानों के नाम लिख रहा हूँ मैं। और फिर है लानूस,
लानोज, और एक है बेल्ड और पटाना, अगला पटाना, और एक और है, लिखो डाउन्स। डाउन्स ये घास के मैदान, ध्यान रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं। घास के मैदान से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ पे है? अफ्रीका में, अफ्रीका, ठीक है। स्टेपिज घास के मैदान ये है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? यूरोप में। पेरी ये है उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका, ध्यान रखना, ये नोट करते जाना। और कंपाज ये है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और देश की बात करें, इसका देश भी पूछ लेते हैं, ये है ब्राज़ील। कौन सा देश है? ब्राज़ील, खास तौर से ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और पंपास ये भी दक्षिण अमेरिका में है। और देश की बात करें तो ये है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। लानूस की बात करें तो ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और देश कौन सा है? ये कहाँ है? वेनेजुएला, वेनेजुएला में। बेल्ट घास के मैदान ये कहाँ है? ये है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, याद रखना, दक्षिण अफ्रीका देश में। पटाना घास के मैदान ये कहाँ है? श्रीलंका में। और डाउन्स ये है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये घास के मैदान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इनको। तो हमसे पूछा है सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में। यूरोप में कौन सा था? स्टेपिज। उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में पेरी और दक्षिण अमेरिका में कंपोज और लानूस और पंपाज। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक बताना है। इसके महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर या मौलाना आज़ाद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, याद रखना, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक का मतलब जो त्वचा है ना, अपनी त्वचा बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, ऐसे स्किन बैंक भी होता है। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ऐसे ही मृत व्यक्तियों को अपनी त्वचा दान करने की सुविधा है। यहाँ पे उत्तर भारत का पहला बैंक ये कहाँ खोला गया है? दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह? तो सफदरगंज अस्पताल। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में स्किन बैंक स्थापित किया गया है। यहाँ मृत व्यक्तियों को त्वचा दान करने की सुविधा है। अंगदान की बात, अंगदान सुना होगा आपने, जैसे कुछ लोग नेत्रदान करते हैं, बाकी शरीर के पार्ट दान करते हैं, यहाँ तक कि पूरा बॉडी पार्ट दान होता है। ऐसे ही त्वचा दान भी होती है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे कई लोगों को नई ज़िंदगी मिलती है। अब आप लोग कहेंगे कि आप लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने क्या किया है, तो हम आपको बता दें, मैं 14 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, रक्तदान कर चुका हूँ, और मैंने अपने नेत्रदान भी कर रखे हैं, ठीक है। तो करना चाहिए सबको, इसके लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए और करना बहुत ज़रूरी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन ने भाग लिया? कांग्रेस ने, मतलब पूछ रहा है कि जो गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुए थे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कितने हुए थे? 3 हुए थे। इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? कांग्रेस ने प्रथम, देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। द्वितीय हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ये तीनों लगातार, समझ रहे हो, 1930
30, 31 और 32, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो कांग्रेस ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और ये इंग्लैंड में हुए थे। इनकी डेट याद रखना, पूछते हैं। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? पूछा गया है कि जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का। इसके तहत क्या जोड़ा गया था? इसके तहत जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखना। 44वें संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर वैधानिक अधिकार कर दिया गया था। ये 44वें संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002, हाँ, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ये क्या है? 97वां संविधान संशोधन। ये है 97वां संविधान संशोधन। इसके बारे में बताएंगे आप, ये किससे संबंधित है? 97वां संविधान संशोधन आप कमेंट करके बताएंगे किससे संबंधित है। अगला प्रश्न, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बात करें भौतिक की, तो भौतिक में सबसे पहले भारत को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। 1930 में किसे मिला था? सीवी रमन को 1930 में भौतिक का नोबेल मिला था और इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे हरगोविंद खुराना का नाम दिया है, तो हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको मिला था 1968 में और इन्हें चिकित्सा का नोबेल मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था सन 1983 में और इन्हें भौतिक के क्षेत्र में इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? सीवी रमन को 1930 में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2030, मतलब जेंडर गैप मतलब लैंगिक समानता। भारत का स्थान पूछा है लैंगिक समानता क्या मतलब? औरत और पुरुष में कितनी समानता है, ये इंडेक्स ये बताता है। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान पूछा है, तो इसमें कुल 146 देश थे। 146 देश में भारत का स्थान 127वां। कितना? 127वां भारत। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा हो गया? 127वां। और प्रथम स्थान किसका है? याद रखना, प्रथम स्थान है आइसलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हार्मोन्स के स्रावन से रक्त स्कंदन तथा हृदय बढ़ जाता है? गैस्ट्रिन, एडिनेनिन, पिट्यूटरी, एस्ट्रोजन। तो हृदय स्कंदन और रक्त दाब बढ़ता है एडिनेनिन हार्मोन से। ठीक है, और इस हार्मोन्स का स्रावन कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। इस हार्मोन्स का स्रावन होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है,
और इसको लड़ो उड़ो हार्मोन्स भी कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो पेट में जीवाणुओं का नाश करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में जीवाणुओं का भी नाश करता है और ये पाचन में भी सहायक होता है, पाचन में सहायक। ठीक है, ध्यान देना। और ये जठर ग्रंथियों से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी है? महोबा की। सबसे कम जनसंख्या किसकी है? महोबा की। एक क्वेश्चन और पूछता है, सबसे अधिक जनसंख्या। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो बताओ कौन सी डिस्ट्रिक्ट की सबसे अधिक जनसंख्या है? यह है प्रयागराज। कौन सी? प्रयागराज। प्रयागराज जिले की सबसे अधिक जनसंख्या है, याद रखना। ये दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? मतलब कार्बन नेगेटिव देश कौन सा होता है? जो एक मानक होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो देश एक मानक दर से भी कम कार्बन का उत्सर्जन करता है तो उसको कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। और ये कौन सा है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? तो सीधी बात है भूटान। भूटान अपना कार्बन का उत्सर्जन मानक दर से भी कम करता है, इसलिए इसे कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में कौन सी मनाती है? थारू, खारवार, बुक्का या बैगा? तो दीपावली को शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। क्यों मनाते हैं? ये जनजाति दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूर्वजों की याद में ये दीपावली का दिन शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये यूपी के तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र कौन? जैसे गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, बहराइच है, ये वहाँ पे पाई जाती है ये जनजाति, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना की गई और इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछते हैं। मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ पे है? किस देश में? फिलीपींस। मनीला फिलीपींस इसका मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस आपके लिए उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है। बताएंगे आप वो कौन सा संगठन है? बताइए कौन सा है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखना। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय भी यहाँ है। ठीक है, ये दो फैक्ट याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। OVOR मतलब वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड
ये परियोजना किस देश से संबंधित है, हमें ये बताना है। तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। किसकी? चीन की। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत चीन एक प्राचीन सिल्क मार्ग, कौन सा? प्राचीन। चीन क्या कर रहा है? प्राचीन सिल्क मार्ग विकसित कर रहा है। सिल्क मार्ग। जब कुषाण वंश का शासक था भारत में, उस टाइम चीन में जिस राजवंश का शासक था, उस राजवंश ने एक सिल्क मार्ग विकसित किया था, जिसके तहत वो एशिया महाद्वीप के बाकी देशों से व्यापार करता था। उसी प्राचीन सिल्क मार्ग को चीन विकसित करना चाह रहा है, ठीक है। और ये वन बेल्ट वन रोड इसी प्राचीन मार्ग परियोजना से संबंधित है। अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना। इसमें एक है चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर या आर्थिक गलियारा। ध्यान देना, ये चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है, ये पीओके से निकल रहा है, पीओके से होकर गुजरता है। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जो हमारी कश्मीर पे पाकिस्तान कब्जा करे बैठा है ना, उससे ये चीन और पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर बना रहा है, रोड डाल रहा है, ठीक है। इसलिए जो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स का मतलब है सबसे रहने योग्य शहर, सबसे रहने योग्य शहर। विश्व में सबसे रहने योग्य शहर शीर्ष स्थान पे पूछा है कि कौन सा देश है। कौन सा देश है ऐसा विश्व में जो सबसे रहने योग्य शहर है? वियना, ओपेनहेगन, मेलबर्न या ऑकलैंड? तो सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना विश्व का सबसे रहने योग्य शहर है। और ये कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक है। ध्यान देना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ये शीर्ष स्थान पर है। अब बात करें तो भारत का इसमें कौन सा शहर शामिल है? तो भारत का बेंगलोर पहले स्थान पर है। भारत में कौन सा है? भारत में बेंगलुरु, ठीक है। भारत में बेंगलुरु सब पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पता होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान देना, ठीक है। अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में एक स्थित देश है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है, यानी कि हमसे ठीक अपोजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे यहाँ अपोजिट है तो जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा वहाँ वो सबसे छोटा दिन होगा, जो हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होगा वहाँ पे वो सबसे बड़ा दिन होगा। तो भारत में बात करें, भारत की बात, भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा है और सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा दिन भारत में कौन सा है? 21 जून, ठीक है। और छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन ये बदल जाएगा। तो सबसे बड़ा दिन की बात करें तो बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? 21 जून। तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दक्षिण गोलार्ध में जितने भी देश स्थित हैं
उनमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। और सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 21 जून। अपने यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जो भी देश हैं उनमें सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो हमारा क्या जवाब हो गया? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बताना है किसके नाम पर दिया जाता है? इंडोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति, थाईलैंड के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, या फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, या ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। अब ये बताना है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये दिया जाता है फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था रेमन मैग्सेसे, ये इनका नाम था। इनके नाम पर ये दिया जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल, ध्यान देना ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई एग्जामों में। एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय थे सन 1958 में। 1958 में विनोबा भावे को मिला। विनोबा भावे सन 1958 में विनोबा भावे ये पहला पुरस्कार पहली बार ये पाए थे और ये प्रथम व्यक्ति थे भारतीय। अच्छा, अब अगला प्रश्न कह रहा है अकबर के नवरत्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? मतलब 3 सही हैं, 4 में से 3 बातें सही हैं और 1 गलत है। तो बताना है कि कौन सी बात गलत है। अबुल फजल के बारे में कह रहा है यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये बात बिल्कुल सही है, ये अकबरनामा के लेखक थे और अकबर के वजीर थे, ठीक है। राजा मानसिंह यह अकबर के वित्त मंत्री थे। देखते हैं अबुल रहीम खान, ये खाना यह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। ये बात भी सही है, रहीम खान बैरम खान के पुत्र थे, ठीक है। और ये कवि भी थे, रहीम दास का नाम सुना होगा, ये वही रहीम दास हैं। मुल्ला दो प्याजा यह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी बात सही है। गलत क्या है? राजा मानसिंह के बारे में गलत क्या कहा गया? ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, यानी कि ये गलत है और हमें गलत ही बताना था। राजा मानसिंह ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, ये तो सेनापति थे और अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। अकबर के नवरत्न, ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। वित्त मंत्री कौन था अकबर का? अगर पूछे वित्त मंत्री तो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ये अकबर के वित्त मंत्री थे। ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखना आगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से बात करा जाए तो ये होती है लोकसभा के प्रति, लेकिन व्यक्तिगत के रूप से पूछे तो प्रधानमंत्री के प्रति। सामूहिक रूप से पूछा है तो लोकसभा के प्रति होगी और ये अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 का 3 इसके अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? सिडबी, ये क्या कह रहा है, आईडीडीबी या सिडबी या फिक्की या नाबार्ड? तो बताना है लघु उद्योग के लिए, तो इसके लिए सबसे उच्चतम वित्तीय संस्थान कौन सी है? सिडबी, ठीक है। सिडबी की बात करें तो ये मतलब लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है, ठीक है। ये बैंक लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करता है।
वर्ष 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो वर्ष 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, किसकी गिरफ्तारी के लिए? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के इस निहत्थी जनता पर गोली चलवा दी थी। कब? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। ध्यान देना, एक और मंसूरी दिया है। मंसूरी में क्या है? मंसूरी में आईएएस की ट्रेनिंग होती है। आईएएस की ट्रेनिंग होती है और इसमें मंसूरी में जो अकादमी है उसका नाम पूछा जाता है। मंसूरी में कौन सी अकादमी है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग। ये था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ध्यान देना ये। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। किसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विभाजन हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में ज़मीन मिली थी। जैसे अपना ये भारत है, एक तो पूरब में और पश्चिम में, मतलब एक पश्चिम में भी जगह मिली थी और एक पूरब में भी जगह मिली थी। पूर्व पश्चिम में जो जगह मिली थी इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे और पूरब में जो जगह मिली थी इसे पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान। ये 2 स्थानों पे पाकिस्तान था। ध्यान देना, सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया और इसका नाम रखा गया बांग्लादेश। इसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सन 1971 में भारत ने इनको आज़ाद होने में मदद भी करी थी। यानी कि बांग्लादेश अपना कौन है? बेटे का बेटा। ध्यान रखना। तो स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश को किस नाम से जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945, 43, 56 या 60। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, तो इसका मुख्यालय बताएंगे आप। मुख्यालय याद रखना, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य, स्वास्थ्य के बारे में बताना है कि राज्य का कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये जो बात कही गई है ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कह रहा है। नीति निर्देशक
तत्वों के तहत स्वास्थ्य के बारे में राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व है किस अनुच्छेद से? ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। और जो स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है, स्वास्थ्य के बारे में, तो ये की गई है अनुच्छेद 47 में, 47 में। कहाँ? अनुच्छेद 47 में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो बताना है वायुमंडल में ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या बहिर्मंडल? तो ओजोन गैस पाई जाती है ये समताप मंडल में, इसलिए इसको समताप मंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन मंडल ठीक है, समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। इनमें क्या है, एक प्रश्न बनता है, क्रिम पूछ लेता है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं या कितनी मंडल हैं? तो इसमें 5 हैं, ध्यान रखना, 5 मंडल। कौन कौन से? ऊपर से नीचे से ऊपर तक का क्रम हम बता दें आपको। सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर इसके ऊपर है समताप मंडल, इसके ऊपर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल। ये महत्वपूर्ण है, नोट करना। मध्य मंडल से ऊपर है आयन मंडल, और इसके बाद है बाह्य मंडल। ये मंडल है, क्रम है। क्षोभ मंडल के बारे में पूछता है, ध्यान रखना, क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल की विशेषता है कि वायुयान के लिए उड़ाने की सबसे आदर्श स्थिति कहाँ है? समताप मंडल में। ठीक है, आयन मंडल से क्वेश्चन पूछता है, सभी संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में। ठीक है, ये 3 चीजें भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो अधिनियम आया था सन 1934 में। ठीक है, 1934 अधिनियम पूछता है कि भारतीय कौन से अधिनियम है 1934। स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। एक डेट और इसकी याद रखना, 1 जनवरी सन 1949। इस दिन क्या हुआ था? इस बैंक का राष्ट्रीयकरण। 1 जनवरी 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये तीनों डेटें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हुआ? सन 1756, 1858, 1935 या 1947? तो ध्यान देना, 1857 में विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद एक अधिनियम पारित हुआ था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ध्यान देना, इस अधिनियम में क्या किया गया था कि जो भारत में जो सत्ता कंपनी के हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, तो भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया था। किसको दे दिया था? ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंप दी गई थी। ध्यान देना, कौन सा अधिनियम? 1858। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अपश्रव्य तरंगें कौन सी हैं? तो ध्यान देना, ये श्रव्य के आधार पर तरंगें 3 तरह की हैं। एक तो है अपश्रव्य, दूसरी है श्रव्य, तीसरी है पराश्रव्य। अपश्रव्य मतलब जिनको हम सुन नहीं सकते, बहुत धीमी सी आवाज़ होती है, जिनको हमारे कान नहीं सुन पाते हैं।
एक होती है श्रव्य जो हम सुन सकते हैं, और फिर होती है पराश्रव्य, मतलब ये तरंगें ये इतनी तेज इनकी हार्टज होती है, इनकी आवृत्ति इतनी तेज होती है कि जो हमारे कान इनको सह नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़। अब श्रव्य तरंगें ये क्या होती हैं, ये 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। कुछ जानवर इनको सुन लेते हैं, जैसे गैंडा है, दरियाई घोड़ा है, हाथी है, कबूतर है, तो ये इतनी धीमी आवाज़ सुन सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे। श्रव्य तरंगें जो हम सुन सकते हैं ये हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो हम सुन सकते हैं, यानी कि मानव कान इनको सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगें इनको हमारे कान नहीं झेल पाएंगे, ये बहुत तीव्र होती हैं, ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्यान देना, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पूछा है पराश्रव्य तरंगें, तो पराश्रव्य तरंगें कौन सी हैं? पराश्रव्य तरंगें 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं, अपश्रव्य पूछा है, सॉरी, अपश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? सिमलीपाल गुजरात में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है या असम में है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा में। ठीक है, गुजरात में पूछा जाता है अक्सर गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क के बारे में पूछता है, तो ये कहाँ है? गुजरात में। मध्य प्रदेश के याद रखना, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है कान्हा, पन्ना, पन्ना, बांधवगढ़, कूनो तो अभी चर्चा में रहा था। कूनो नेशनल पार्क में क्या किया गया था? अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाकर कूनो में रखे गए थे। और एक है सतपुड़ा, ये एमपी के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। असम की बात करें, असम में दो बहुत फेमस हैं, एक तो है मानस और दूसरा है काजीरंगा। मानस और काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा के बारे में पूछता है, ये किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। बताना है खगोलीय एकक क्या है। आपने पढ़ा होगा पहले भी ये क्वेश्चन, और आप सबको पता होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। लेकिन ज़रा ऑप्शन पे ध्यान दो, सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी या सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक के मध्य की दूरी। मतलब जैसे ये अगर सूर्य है, समझना, थोड़ा डायग्राम से समझ में आएगा अच्छे से। ये लॉजिकल प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये सूर्य है और यहाँ पे है पृथ्वी। सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी की बात करें तो कौन सी होगी? जैसे ये सूर्य की सतह है तो न्यूनतम दूरी यही हो गई, पृथ्वी तक न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी कहाँ से होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब दूर वाला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है नज़दीक वाला वो न्यूनतम दूरी, और दूर अधिकतम दूरी हो गई जो सबसे दूर का पॉइंट है। लेकिन खगोलीय एकक पता है क्या होता है? सूर्य की सतह से, मतलब यहाँ से पृथ्वी के केंद्र तक, मतलब केंद्र कहाँ है? यहाँ। सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, मतलब ये केंद्र वाली दूरी। ध्यान देना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य की सतह से पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य की दूरी, मतलब ऑप्शन सी ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग भारत के पास है? ध्यान देना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व में कुल क्षेत्रफल का भारत के पास मात्र 2.42% है, ठीक है। लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत के पास है। ये क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या देख रहे हो कि मात्र 2.42% भूभाग है विश्व का, और उस भूभाग पर 17.5% जनसंख्या है। मतलब हमारे पास कितना जनसंख्या भार है। अब पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान पूछता है, तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पर है, 7वें स्थान पर। मतलब भारत से बड़े कितने देश हैं? 6। क्रम पूछ लेता है अक्सर, तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? कनाडा। रूस, कनाडा, इसके बाद है फिर चीन, इसके बाद अमेरिका। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर है ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद है भारत। 1 2 3 4 5 6 देश भारत से बड़े हैं। भारत 7वें स्थान पर है, याद रखना। ये कई बार पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा क्रम है, तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है, ठीक है। और जनसंख्या में तो आपको पता ही है, अभी कुछ ही टाइम पहले भारत पहले स्थान पर हो गया। पहले चीन था, अभी हाल ही में भारत चीन को पीछे छोड़ के जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है। एक फैक्ट और है कि रूस के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11.5% है। विश्व में कुल क्षेत्रफल का रूस के पास अकेले 11.5% है, और जनसंख्या में रूस विश्व की कुल जनसंख्या का मात्र 1.8%, मतलब 2% से भी कम जनसंख्या रूस में रहती है, और क्षेत्रफल 11.5% है। ये भी याद रखना। तो हमारा सही जवाब हो गया कितना? भारत के पास क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%, 2.42%। तो ये था हमारा आज का सेशन। काफ़ी अच्छे और बेहतर प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये केवल उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए नहीं, आपके सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो ध्यान देना, इनको नोट करते चलना। नोट करने से चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।